तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण की बात करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में पहले भी बताया जा चुका है कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कार्बन का हाइड्रेट होता है और इसका हम जनरल फार्मूला लिख सकते हैं C.H2O ब्रैकेट के बाहर एन, जहाँ कार्बन के नंबर हैं इसी के अनुसार हाइड्रोजन के नंबर भी बदलेंगे और ऑक्सीजन के। अगर हम n बराबर 3 अगर 6 लिखें तो 6 और 12 और यहाँ पर 6 यानी क्या ग्लूकोज का सूत्र हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट रासायनिक रूप से इनको देखा गया है तो ये क्या है, तो पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। हाइड्रोक्सी शब्द का मतलब है कि इसमें OH समूह उपस्थित होता है, एल्डिहाइड का मतलब है कि CHO समूह उपस्थित होता है और कीटोन का मतलब होता है CO क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है। ठीक है, तो इसके बाद हम इसका वर्गीकरण अगर करें तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रेशन जल अपघटन। तो जब हम किसी कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन करते हैं तो हमें मुख्य रूप से सैकराइड के अणु प्राप्त होते हैं और सैकराइड को हम लोग विभाजित कर सकते हैं किसमें, मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड और पॉली। ये जो मोनो है इसके पीछे आप सैकराइड सब जोड़ देंगे तो मोनोसैकराइड, ओलिगो के पीछे ओलिगोसैकराइड और पॉली के पीछे तो पॉलीसैकराइड। अब यहाँ पर हम मोनोसैकराइड की बात करें तो इसमें कार्बन की संख्या कम से कम 3 होती है और अधिक से अधिक 7। तो फिर हम इसमें सबसे सरल उदाहरण लेते हैं किसका, ग्लिसरॉल्डिहाइड। ये 3 कार्बन का मोनोसैकराइड होता है। अब इसका आगे वर्गीकरण करेंगे तो क्रियात्मक समूह की उपस्थिति के आधार पर, तो अगर इसमें एल्डिहाइड समूह उपस्थित है तो इसको एल्डोज शर्करा कहते हैं या मोनोसैकराइड, और अगर इसमें कीटोन समूह उपस्थित है तो इसको कीटोज कहते हैं। ठीक है, और फिर दूसरा, अगर हम इसके नंबर, इसमें उपस्थित कार्बन की संख्या के आधार पर अगर बात करें तो अगर कार्बन की संख्या 3 है जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है, और अगर यहाँ पर हम लिखें ग्लिसरॉल्डिहाइड का सूत्र तो CHO, CHOH और CH2OH, ये 3 कार्बन का मोनोसैकराइड है ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, तो अगर 3 कार्बन है तो ट्रायोज कहेंगे, 4 है तो टेट्रोज कहेंगे। ऐसे ही 6 कार्बन का अगर उपस्थित हो तो उसको हेक्सोज बोलेंगे। ग्लूकोज में 6 कार्बन उपस्थित होता है तो इसको हम लोग हेक्सोज बोल सकते हैं। फिर आगे अगर इसमें फंक्शनल ग्रुप की बात जो कर रहे थे हम लोग, अगर इसमें CHO है तो एल्डोज बोलेंगे और CO है तो कीटोज। तो अगर ये 6 कार्बन का हम लोग लें, ग्लूकोज की बात करें तो इसको हम लोग एल्डोहेक्सोज बोलते हैं। ठीक है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप उपस्थित होता है क्रियात्मक समूह के रूप में, और अगर ग्लूकोज फ्रक्टोज का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है C6H12O6C होता है, लेकिन इसमें क्रियात्मक समूह कीटोन समूह उपस्थित होता है। अतः इसको हम लोग 6 कार्बन की उपस्थिति के कारण कीटोहेक्सोज भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ओलिगोसैकराइड की अगर बात करें तो ओलिगोसैकराइड वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका जल अपघटन करने पर हमें ग्लूकोज या ग्लूकोज जैसे मोनोमर 2 से लेकर के 10 की संख्या में प्राप्त होते हैं। इनमें से इनका भी विभाजन जब किया जाता है तो ये डाइसैकराइड के रूप में आ जाते हैं, ट्राइसैकराइड के रूप में। अब डाइसैकराइड, यहाँ पर डाइसैकराइड, तो डाइसैकराइड का अगर उदाहरण लें तो चीनी है जिसे गन्ने की शर्करा बोलते हैं, सुक्रोज, उसके बाद है माल्टोज और उसके बाद है लैक्टोज जिसे दुग्ध शर्करा कहते हैं जो दूध में पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें अगर एक का लिखें तो C12H22O11, ये डाइसैकराइड का एक जनरल फार्मूला है। उसके बाद पॉलीसैकराइड, तो पॉलीसैकराइड की बात करेंगे तो स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है। स्टार्च को मंड कहते हैं हिंदी में, और सेलुलोज, उसके बाद ग्लाइकोजन, तो ग्लाइकोजन को जंतु मंड या एनिमल स्टार्च भी कहते हैं जो हमारे लीवर और मांसपेशियों में संचित होता है। ठीक है, उसके ये इनका जल अपघटन होने से 100 से लेकर के 3000 अणु ग्लूकोज के या ग्लूकोज जैसे एकलक मोनोमर या मोनोसैकराइड की संख्या प्राप्त होती है। अब इसके बाद दूसरा वर्गीकरण हम लोग स्वाद के आधार पर करते हैं, टेस्ट के आधार पर। तो वे शर्करा जो स्वाद में मीठे होते हैं उनको शुगर बोलते हैं। ये क्रिस्टलीय होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं और इनका उदाहरण ग्लूकोज, सुक्रोज इत्यादि हैं। और नॉन शुगर वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो स्वाद में मीठे नहीं होते हैं। प्राय इनमें पॉलीसैकराइड आते हैं जैसे स्टार्च, सेलुलोज। ये जल में घुलनशील नहीं होते हैं, ये क्रिस्टलीय भी नहीं होते।
अब तीसरा आधार बनाया गया है अपचायक गुण यानी रिड्यूसिंग नेचर का, कार्बोहाइड्रेट के। तो ये रिड्यूसिंग नेचर किसके आधार पर? तो टॉलरेंट रिएजेंट, अमोनिकल टॉलरेंट रिएजेंट और फेलिंग सोल्यूशन। तो इसको अब दो भाग में बांटते हैं, रिड्यूसिंग शुगर अपचायक शर्करा और नॉन अपचायक शर्करा यानी नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो अपचायक शुगर या रिड्यूसिंग शुगर वे होते हैं जो फेलिंग अभिकर्मक को क्यूप्रस ऑक्साइड में अवक्षेपित कर देते हैं। क्यूप्रस ऑक्साइड का रंग लाल होता है और उसका सूत्र होता है Cu2O, ठीक है। और अगर टॉलरेंट रिएजेंट से रिएक्शन कराएं तो इससे रजत दर्पण या सिल्वर मुक्त होता है। और जो शर्करा, दूसरी बात करें उन शर्करा की जो नॉन रिड्यूसिंग है, तो ये इन दोनों सोल्यूशन को, अभिकर्मक को रिड्यूस नहीं कर पाते, अपचयित नहीं कर पाते। और इसमें एक प्रमुख उदाहरण परीक्षाओं में पूछे जाने वाला डाइसैकेराइड कौन होता है? जो नॉन रिड्यूसिंग होता है वो सुक्रोज होता है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें। आगे आपको ग्लूकोज के बारे में पढ़ाया जाएगा।